नमस्कार। बड़ी खबर के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। खबर चीन से आ रही है। चीन की सेना में रोबोट बटालियन की तैनाती की जा रही है। चीन में एक 3D प्रिंटेड रोबोट बनाया गया है। यह रोबोट कुछ कछुए जैसा दिखता है। यह जमीन, पानी और हवा तीनों पर चलने में महारत हासिल रखता है। यहाँ तक कि यह छोटी मोटी मिसाइलें भी दाग सकता है। चीन अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रोबोटिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा है, जिसे कई विशेषज्ञ रोबोट सेना के रूप में देख रहे हैं। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के लिए यह एक रणनीतिक कदम है, जिसका उद्देश्य भविष्य के युद्धों में मानव सैनिकों पर निर्भरता कम करना है। कई एक्सपर्ट इसे संभावित तीसरे विश्व युद्ध के लिए चीन की बड़ी तैयारी के रूप में देख रहे हैं, जिससे वह अमेरिका का मुकाबला कर सके। चीनी इंजीनियर्स ने 3D प्रिंटेड रोबोट यानी टर्टल रोबोट बनाया है। 6 पैरों वाले कछुए की तरह दिखने वाला यह रोबोट तकनीकी विशेषज्ञों और सैन्य विश्लेषकों का ध्यान खींच रहा है। यह पानी पर तैर सकता है, हवा में उड़ सकता है। मिसाइल दागने की क्षमता के चलते इसे युद्ध क्षेत्र के भविष्य की तरह देखा जा रहा है। इस रोबोट को एक चीनी निर्माता ने निजी लैब में डिजाइन किया है और यह जमीन के साथ हवा और पानी में भी नेविगेट करने में सक्षम है। इसका वीडियो बिलीबिली और वीवो जैसे चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छाए हुए है। इसमें कछुआ जैसे दिखने वाला ड्रोन पथरीली जमीन पर रेंगता, पानी में गोता लगाता और तैराक की तरह आगे बढ़ता दिखता है। इसके बाद यह त्रियोटर उड़ान प्रणाली का उपयोग करके हवा में उड़ जाता है। इतना ही नहीं, छोटी मिसाइलों को भी लेकर यह लॉन्च कर सकता है। चीन कई तरीके की जमीनी रोबोट को विकसित कर रहा है। ये रोबोट युद्ध के मैदान में सैनिकों की जगह ले सकते हैं। चीन अपनी रोबोट सेना को एक ऐसे हाइब्रिड युद्ध में तैयार कर रहा है जहां मानव और मशीन मिलकर काम करेंगे। यह एक ऐसी रणनीति है जो भविष्य में युद्धों की तस्वीर बदल सकती है। चीन ने रोबोट डॉग्स को राइफल से लैस करके सैन्य अभ्यासों में शामिल कर लिया है। ये रोबोट शहरी इलाकों में टोही अभियानों, निगरानी और हमलों में इस्तेमाल किए जाते हैं। हाल में ही चीन ने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच हुए सैन्य अभ्यास में भी रोबोटों का इस्तेमाल किया जो युद्ध में काम आए। आपको बता दें कि चीन और कंबोडिया के बीच इस सैन्य अभ्यास में चीन ने अपने रोबोटों का इस्तेमाल किया, जो भारत के लिए एक अलर्ट है। चीन भारी सामान उठाने के लिए रोबोटिक खच्चरों का इस्तेमाल कर रहा है। एक रोबोट दुर्गम और पहाड़ी इलाकों में सैनिकों के लिए रसद भी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। चीन ने रोबोटिक खच्चरों के अलावा कई अन्य रोबोट भी विकसित किए हैं, जिनमें विस्फोटक निपटान रोबोट और परमाणु, जैविक और रासायनिक हमलों से बचाव के लिए रोबोट शामिल हैं। चीन ने ऐसे रोबोट विकसित किए हैं जो ड्रोन में लगाए गए हैं, जो दुश्मन की मिसाइलों से बचने के लिए आखिरी सेकंड में अचानक हाईजी युद्धाभ्यास कर सकते हैं। यह तकनीक मुश्किल हालात में ड्रोन को जीवन बचाने में 27% तक मदद करती है। चीन ने ड्रोन न केवल निगरानी करते हैं, बल्कि मिसाइलों और ग्रेनेड जैसे हथियारों को भी ले जा सकते हैं। चीन की राष्ट्रीय रक्षा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने मच्छर के आकार के माइक्रो ड्रोन बनाए हैं, जिसमें कैमरे और सेंसर लगे हुए हैं। ये रोबोट गुप्त निगरानी और जासूसी मिशनों में बहुत ही उपयोगी साबित हो सकते हैं। चीन अपनी सेना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बड़ी रणनीति के तहत कर रहा है। चीन इंटेलिजेंट वॉरफेयर के सिद्धांत पर काम कर रहा है, जहां AI का उपयोग युद्ध के हर पहलू में किया जाएगा। चीन ने डीपसीक नाम के AI टूल का इस्तेमाल अपनी सेना के नॉन कॉम्बैट ऑपरेशंस यानी युद्ध के अलावा अन्य गतिविधियों में करना शुरू कर दिया है। लेकिन एक तरह से यह सैनिकों को ही मदद पहुंचाएगा। यह AI डॉक्टरों को घायल सैनिकों के लिए बेहतर इलाज करने के तरीके सुझाता है। चीन का मानना है कि भविष्य में AI कमांड लेगा और मानव अधिकारी उसके साथ मिलकर काम करेंगे। यह युद्ध के मैदान में मशीन मानव सहयोग को बढ़ाएगा।
चीन की रोबोटिक सेना का उद्देश्य केवल युद्ध जीतना ही नहीं बल्कि अमेरिका जैसी महाशक्तियों से आगे निकलना भी है। रोबोटों का उपयोग करके चीन अपने सैनिकों को हताहत होने वाली संख्या को कम करना चाहता है। रोबोटिक हथियार और ड्रोन चीन को जमीन, पानी, हवा में आक्रामक क्षमता को मजबूत करने में और बढ़त दिलाने में मदद करते हैं। चीन का लक्ष्य 2030 तक एआई और रोबोटिक्स में दुनिया का अग्रणी देश बनना है और अपनी एक बटालियन तैयार करनी है जो रोबोटों पर आधारित होगी। भारत भी अपनी सेना के लिए रोबोटिक तकनीक विकसित करने की पहल कर चुका है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ और आईआईटी गुवाहाटी जैसे संस्थानों के सहयोग से भारत निगरानी, टोही और सामान ले जाने वाले रोबोट विकसित कर रहा है। यह बिल्कुल उसी तरीके से विकसित कर रहा है जिस तरीके से चीन कर चुका है। चीन सीमा पर भारतीय सेना के लिए रोबोटिक म्यूल्स यानी खच्चर तैनात किए गए हैं जो दुर्गम इलाकों में सामान ले जाने में मदद करते हैं। भारत ऐसे रोबोट भी बना रहा है जो 24 घंटे निगरानी कर सके और बॉर्डर की मुश्किल परिस्थितियों में भी 24 घंटे बिना थके काम कर सके। अमेरिका की सेना भी कई रोबोटिक म्यूल्स पर काम कर रही है। म्यूल्स का मतलब होता है खच्चर। आपको बता दें कि अमेरिका के बोस्टन डायनेमिक्स का अल्फा डॉग और जनरल डायनेमिक्स का ऑटोनॉमस रोबोटिक्स कैरियर काफ़ी मशहूर हो चुके हैं। वहीं इजराइल के गार्जियन एक्सटी जैसे रोबोट विकसित किए गए हैं जो सीमा पर निगरानी और हमलों में इस्तेमाल होते हैं। इजरायली सेना ने सीमा पर गश्त कर रहे सैमसंग के सहयोग से एक इंडिपेंडेंट पहरेदार रोबोट सेंटिनी रोबोट YZR-A1 विकसित किया है। बात करें रूस की तो रूस ने भी मार्कर नामक एक स्वायत्त रोबोटिक वाहन विकसित किया है जो निगरानी, पहरेदारी और लड़ाकू मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है। रूस का URAN-9 एक मानव रहित लड़ाकू वाहन है जो तोपों, एंटी टैंक मिसाइलों, फ्लेम थ्रोवर से लैस है। इसका इस्तेमाल सीरिया के युद्ध में परीक्षण के लिए भी इसको तैनात किया गया जहां वह सफल सिद्ध हुआ। बात अमेरिका की करें तो अमेरिकी सेना विस्फोट निष्क्रिय करने वाले रोबोट जैसे कि पैक बॉट और टॉल ऑन का उपयोग करती है। इसके अलावा वह बोस्टन डायनेमिक्स जैसे स्टार्टअप के साथ मिलकर रोबोटिक खच्चरों और अन्य रोबोटों पर काम कर रही है। पेंटागन एआई संचालित युद्ध प्रणाली विकसित करने के लिए रोबोट प्रोजेक्ट मावेन और रेप्लिकेटर इनिशिएटिव जैसे कार्यक्रमों पर काम कर रही है। प्रोजेक्ट मावेन अमेरिका की रक्षा विभाग का एक शुरुआती प्रयास था जिसका उद्देश्य युद्ध में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करना था। रेप्लिकेटर इनिशिएटिव का लक्ष्य अगले 18 से 24 महीनों में हजारों की संख्या में सस्ते, छोटे और इंडिपेंडेंट मानव रहित प्रणालियां बनाना और तैनात करना है। इन युद्धक प्रणालियों में ड्रोन, मानव रहित नौकाएं, रोबोटिक वाहन शामिल हैं। इस पहल से यूक्रेन युद्ध में मिले सबक पर आधारित है जहां यूक्रेन ने रूस की बड़े सैन्य बलों का मुकाबला करने के लिए हजारों सस्ते ड्रोनों का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि चीन के पास उसकी बड़ी सैन्य ताकत है और उसका मुकाबला करने के लिए अमेरिका को भी कम लागत वाले मानव रहित प्रणालियों का एक विशाल बेड़ा बनाना ही होगा। तो क्या रोबोट तीसरा विश्व युद्ध लड़ेंगे? विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य का युद्ध अगर वास्तव में होता है तो वो रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों की भूमिका में होगा और वह निर्णायक भूमिका होगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि रोबोट ही पूरी तरीके से युद्ध लड़ेंगे। आपको बता दें कि अमेरिका, चीन, रूस, इजराइल जैसे देश रोबोटिक सेनाओं यानी रोबोटिक खच्चर, ड्रोन, मानव रहित जमीनी वाहन जिसको छोटा टैंक कह सकते हैं और एआई में भारत में भारी निवेश कर रहे हैं। ये रोबोट सैनिकों को युद्ध मैदान में रसद पहुंचाने, घायलों को निकालने, निगरानी जैसे खतरनाक काम में मदद करेंगे और मौका पड़ने पर युद्ध भी लड़ सकते हैं। एआई का उपयोग केवल रोबोटों को नियंत्रित करने तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि यह युद्ध के निर्णयों को भी प्रभावित करेगा। एआई सिस्टम युद्ध की रणनीति बनाने, दुश्मनों के लक्ष्यों की पहचान करने, हमलों को संचालित करने के लिए मदद करेंगे। इससे युद्ध की गति बहुत तेज हो जाएगी। विशेषज्ञों की माने तो सबसे बड़ी चिंता यही है कि क्या रोबोट पूरी तरह से
स्वायत्त हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे यदि वे बिना किसी नियंत्रण के, मानवीय नियंत्रण के हमला करने का फैसला ले सकेंगे। अगर ऐसा होता है तो मानवता के लिए एक बड़ा खतरा होगा, क्योंकि देखा गया है कि एआई भी गलती करती है। इस कारण रोबोट और एआई पर मानवीय निगरानी में रखने का जोर दिया जा रहा है। मौजूदा हालत से साफ है कि तीसरा विश्व युद्ध पूरी तरह से रोबोटों द्वारा नहीं लड़ा जाएगा, लेकिन रोबोट और एआई उस युद्ध के महत्वपूर्ण हिस्से होंगे। लेकिन यह तकनीकें युद्ध की प्रकृति को पूरी तरह से बदल देंगी, जिसमें युद्ध तेज, जटिल और कहीं अधिक घातक होगा। इसका सबसे अधिक खामियाजा मानवता को उठाना पड़ेगा। इसी के बाद क्या शुरू हो गए हैं कि ट्रंप की दादागिरी के चलते दुनिया अमेरिका बनाम ब्रिक्स होने जा रहा है। हालांकि भारत सभी गुटों से अलग रहकर अपनी राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है, जिसे रणनीतिक स्वायत्तता या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहा जाता है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वीएन झा जी, रक्षा विशेषज्ञ, और संजीव श्रीवास्तव जी, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट। संजीव जी, पहला सवाल आप ही से, क्या रोबोट वॉर से शक्ति संतुलन के खेल में मानवता बाहर हो जाएगी, आदमी बाहर हो जाएंगे? देखिए प्रसून जी, एआई का जो अगर दुरुपयोग किया जाता है और यदि ये मानवीय कंट्रोल, ह्यूमन कंट्रोल के बाहर चला जाता है, तो ये मैं कहूँगा कि ये नाभिकीय अस्त्रों से भी कहीं ज्यादा डेंजरस साबित हो सकता है। और ये जो एआई का जो पूरा तंत्र है, वो जाहिर है कि उसमें अपार शक्तियां होती हैं, और वो जो शक्तियां यदि सिर्फ तर्कों के आधार पर अपने निर्णय लेंगी, तो ऐसे में तो पूरी दुनिया की तबाही हो सकती है, और जैसा कि मैंने कहा कि एक बेहद डेंजरस टूल साबित हो सकता है। मैं यहाँ पर एक जिक्र करना चाहूंगा हेनरी किसिंजर का, जो कि अमेरिका के एक सबसे बड़े डिप्लोमेट के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में एआई के बारे में कहा था कि शुरुआत में उन्हें लगता था कि एआई एक बड़ी संभावना और बड़े मानवीय अचीवमेंट का विषय है, और एआई को लेकर के उनको इस बात का एहसास होता था कि एक बड़ा अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन जब उन्होंने इस बात को कहा, कि जब मैंने इस बात को रियलाइज किया कि एआई के जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, और उन्होंने इस बात को जोर दिया कि एआई को हमेशा मानवीय कंट्रोल में ही रखना होगा, नहीं तो ये बहुत ही घातक साबित हो सकता है। एलन मस्क ने भी इस बात को कहा है कि एआई न्यूक्लियर वेपन से भी कहीं ज्यादा घातक साबित हो सकता है यदि ये मानवीय कंट्रोल के बाहर गया। तो ये जो मानव स्वभाव में जो दया, करुणा और भावनाएं और अनेक तरीके के कंसिडरेशंस के आधार पर जो मानवीय निर्णय होते हैं, वो जाहिर है कि एआई नहीं ले सकता। वो सिर्फ तर्कों के आधार पर जो है निर्णय लेगा, जिसमें तमाम तरीके की जो प्रोग्राम्स हैं, एल्गोरिथम्स हैं, उसके आधार पर वो निर्णय लेगा। तो उसमें तो वो ऐसे भी निर्णय ले सकता है कि सब कुछ तबाही और बर्बादी हो सकती है, और उसके बारे में उसको कोई एहसास नहीं होगा कि वो क्या करने जा रहा है। मानव इस बात का एहसास हमेशा करेगा कि वो क्या करने जा रहा है। रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, भारत पाकिस्तान का भी एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उसमें न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल भारत पाकिस्तान नहीं कर सकते, रशिया यूक्रेन और अमेरिका और रशिया नहीं कर सकते, क्योंकि वो ह्यूमन कंसिडरेशंस हैं। लेकिन एआई के संदर्भ में ऐसा नहीं कहा जा सकता। एआई संभव है कि यदि उसको न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में निर्णय लेना हो, तो वो तर्कों के आधार पर कुछ ऐसे निर्णय ले लेगा कि जिसमें सब कुछ तबाह हो जाएगा। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है प्रसून जी, और ये बहुत ही ज्यादा इसके बारे में एक अवेयरनेस को रखने की जरूरत है। लेकिन जो रोबोट बना रहे हैं, जो रोबोट वॉरफेयर के पक्ष में है, उनका तर्क है कि असल में यह लड़ाई आदमियों के बीच नहीं होगी, मशीनों के बीच में होगी, तकनीक के बीच में होगी, संसाधनों के बीच में होगी, जिससे मानवता पूरी तरह से बची रहेगी। हाँ, जब मशीनी लड़ाई खत्म हो जाएगी तो उसके बाद यह तय हो जाएगा कि कौन सा देश भारी पड़ रहा है। उसके बाद राजनीतिक और कूटनीतिक प्रयास होंगे, जमीनी युद्ध तब भी नहीं शुरू होगा। यानी मानवता या सेना, जो मैन पावर वाली आर्मी होती है, वह उसका विनाश कम से कम होगा। ग्रुप कैप्टन वीएन झा जी हैं, इस तरह की जो रणनीति है, क्या वास्तव में वह कारगर होगी?
कीजिएगा प्रसून जी, अब थोड़ा बूढ़ा हो चला हूँ आज। मुझे लग रहा है कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, क्योंकि हम लोगों की जो अटेंशन स्पैन होती है यूजुअली 3 मिनट की होती है। आपने लगभग 10 मिनट का जो इंट्रोडक्शन दिया उसमें आपने बहुत सारी चीजें कही। मैं एज अ साइंटिस्ट मैं डीआरडीओ में काम कर चुका हूँ, मैं जॉइंट डायरेक्टर था वहाँ पे। हमारे यहाँ भी केयर करके एक यूनिट है, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, वहाँ पे भी हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखे हुए हैं। लेकिन आपने इतनी सारी चीज़ें बताई कि कुछ चीज़ें तो बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर से चली गई। उसके बाद में अभी हमारे जो पैनलिस्ट हैं इन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें बताई जो कि विदेश मामलों से कहीं कहीं इन्होंने लिंक किया हुआ था। लेकिन मैं आता हूँ आपको बेसिक क्वेश्चन पे। देखिए, आज के बैटल फील्ड पे रोबोटिक्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी कर लीजिए, जमीन पे रोबोटिक्स, एरियल में खास करके ड्रोन टेक्नोलॉजी, हालांकि इसमें कॉम्बिनेशंस भी हैं, इसमें हाइब्रिड्स भी हैं, कुछ जल के ऊपर भी काम करती हैं। ये आज के दिन की वास्तविकता है जो कि हम जो आज के दिन में 3-4 बैटल ग्राउंड हैं उस पर सब देख रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन का हो, चाहे गाजा का हो, चाहे ईरान में हो, चाहे सूडान में हो, हर जगह हम ये चीजें देख रहे हैं। तो भारत पाकिस्तान में भी देख रहे थे हम लोग, जहाँ जितने भी जेट थे वो सब अपनी सीमा में रह के दूसरी जगह हमला कर रहे थे, सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो 3 दिन की 3.5 दिन की जो कन्फ्रंटेशन यहाँ पे भारत पाकिस्तान के बीच में हुई थी उसमें भी हमने देखा था। तो ये चीजें आज के दिन में वास्तविकता है। लेकिन ये चीज आप मान के चलिए कि आप किसी भी तरह से ह्यूमन ब्रेन जो है उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जहां तक चाइना का सवाल है, चाइना का बहुत सारा ऐसा एरिया है जहां पे के बैटलफील्ड की ऊंचाई बहुत ऊपर है और चाइना के पास में इतनी ज्यादा फोर्सेस नहीं है कि वो इतनी ज्यादा फोर्सेस को एक्लिमेटाइज रखे और वॉर रेडी रखे। तो वहां पे ये रोबोटिक्स क्या होगा कि इसको एक्लिमेटाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये रोबोटिक्स चाहे वो रोबोट हैं, चाहे ड्रोन टेक्नोलॉजी हैं, ये सीधा एयरबॉर्न हो जाएंगे या वहाँ के जो चट्टानी जो इलाका है उस पर वो निकल पड़ेंगे और जो उसको ऑपरेशन दिया जाएगा वो चीज वो करेंगे। देखिए, रोबोटिक्स ये खास करके 3 तरह के होते हैं। एक तो वो जिसको आप ह्यूमन रिमोटली कंट्रोल करता है। तो उसमें क्या होता है कि जब आप रिमोटली कंट्रोल होते हैं और अगर आपके जो रेडियो तरंगे हैं, रेडियो वेव्स हैं, अगर उसको जैम कर दिया जाए तो वो रोबोट्स जो हैं, वो जो आपके जितने भी सारे यंत्र हैं सब निष्क्रिय हो जाएंगे। और यही चीज हमने यहाँ पे अपने इंडिया के ऊपर में जो ड्रोन्स आ रहे थे पाकिस्तान से उसमें भी देखा था। दूसरा होता है जो कि सैटेलाइट कंट्रोल होता है। इसका आप जमीनी तौर से आप इसको नहीं चला सकते हैं, इसका नियंत्रण सैटेलाइट से होता है और सैटेलाइट को रिमोटली आप कंट्रोल करते हैं। वो जो तरंगे हैं वो यूजुअली जैम नहीं होती हैं। और तीसरा जो होता है वो इंडिपेंडेंट होती है, जिसमें कि आप चिप एक फीड करते हैं, उसमें एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको फीड करते हैं और उसको आप इंडिपेंडेंट छोड़ देते हैं। तो आज के दिन में जब बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्रेंस हो चुके हैं जिसमें कि रोबोटिक्स को कितना इंडिपेंडेंस दिया जाए, कितनी स्वायत्तता दी जाए, इसके ऊपर में चर्चाएं हो रही हैं। तो आज के दिन में लगभग पूरा का पूरा विश्व मिलिट्री एस्पेक्ट्स में, रोबोटिक्स में जो ऑटोमेशन है, स्वायत्तता है, स्वयं निर्णय लेने की जो क्षमता है, उसमें जहां पे भी वेपन्स हैं वहां पे हम नहीं दे पा रहे हैं। वहां पे हमें खुद को डर लगता है कि कहीं अगर वो वेपन का जो दूसरा छोर है वो हमारी तरफ में घूम गया तो हमें ही डैमेज कर जाएगा वो। तो वो चीजों को छोड़ के बाकी जगह में एआई को हम लोग यूज कर रहे हैं। अब बात बची जो आपने बताई थी कि चीन क्या एक नया बटालियन, एक नया ब्रिगेड तैयार कर रहा है। क्वाइट पॉसिबल, वो आज की बात नहीं है। आज से मैं जब गलवान हुआ था उन्हीं दिनों में कुछ पिक्चर्स जो आई थी, कुछ विजुअल्स आई थी, कुछ उसमें क्या कहते हैं वो जो बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया था। उन दिनों में भी चाइना के पास में कुछ हाई अल्टीट्यूड पे काम करने के लिए रोबोट्स थे। अब आज के दिन में देख लीजिए क्या होगा। चाइना के पास में ये चीजें हैं। अगर चाइना भारत पे चढ़ाई करेगा तो वो लैंड ग्रैब के लिए करेगा और लैंड ग्रैब करने के लिए जहां पे आप ट्रूप्स को यूज करते हैं, जो हिली एरिया है, माउंटेनस टेरेन है, वहां 6:1 होता है।
अगर भारत के पास में एक सोल्जर है हाई एल्टीट्यूड पे, अगर चाइना को वो पोस्ट कब्जा करना है तो उसको 6 गुना स्ट्रेंथ से वहां पे चढ़ाई करना पड़ेगा। तो ऐसे जगह में रोबोटिक्स जो होती है वो आपको साथ देगी, हेल्प करेगी, असिस्ट करेगी, आपके सेना के नंबर को कम करेगी। दूसरी चीज, जहां पे प्लेन्स हैं वहां पे भी ये जो रोबोट्स हैं ये आप बहुत सारा डैमेज आपको इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है एक्चुअली, हमारे पास में सेना इतनी है कि आप एलएसी एलओसी दोनों को एक साथ में मैन कर सकें। और जहां पे सेना है, जहां उनके हाथ में गन है, उनको निर्णय लेने की क्षमता है और उनको डायरेक्ट करने वाले कमांडर हैं, वो काफी तरह से रोबोट्स को जो है वो वहीं पे खत्म, वहीं पे ढेर कर दे सकते हैं। जो कि हमने आज के दिन में विश्व में देख रहे हैं कि जितने रोबोट्स या जितने आप ड्रोन्स भेज रहे हैं उसको निष्क्रिय कर दिया जाता है, चाहे जिस भी तकनीक से। तो ये चीजें आज के दिन में वास्तविकता है। अब चीन क्या कर रहा है वो चीन जाने। चीन की प्रॉब्लम्स ये है कि उसके पास साहब, आप चूंकि इतना विस्तार से बताएं, आप डीआरडीओ में भी रह चुके हैं, तो आपको तो ये जानकारी होगी कि चूंकि इस दिशा में सभी देश काम कर रहे हैं, चाहे अमेरिका की बात कर ली जाए, रूस की बात कर ली जाए, इजराइल की बात कर ली जाए, भारत की बात कर ली जाए, चीन की बात कर ली जाए, सभी कर रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे आगे कौन है? देखिए, अभी सबसे आगे की बात करते हैं तो जो चीन बना रहा है ये अमेरिका आज से लगभग 12-13 साल पूर्व पहले बना चुका है। अमेरिका ने जो पाकिस्तान में रह के अफगानिस्तान में वॉर लड़ी थी उसमें रोबोटिक्स की बहुत बड़ी हैसियत थी, ड्रोन टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी हैसियत थी। तो अमेरिका इसमें मास्टरी पहले ही कर चुका है। तो आज के दिन में अगर आप मुझे सही पूछें तो अमेरिका को इसमें मास्टरी महारत हासिल था, ऑलरेडी है। चीन अभी इसमें महारत हासिल करने की सोच रहा है। लेकिन भारत के पास में एक बहुत अजीब चीज है, हमारी जो ये ड्रोन टेक्नोलॉजी और रिसर्च जो हैं ये अभी हमारे 21st सेंचुरी के हैं। तो इसमें जो टेक्नोलॉजी जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो बिल्कुल आधुनिक हैं। लगभग जहां पे भी फेलियर की जो संभावना होती है उसके ऊपर में एक दूसरा लेयर स्टैंड बाय सिस्टम दिया गया है, तो रिडंडेंसी दी गई है। इन सब चीजों के चलते भारत की जो टेक्नोलॉजी अभी डेवलप हो रही है, जो कि आपने पाकिस्तान के खिलाफ भी देखा, जो हमारा चाहे D4 सिस्टम हो, चाहे और बाकी सारे जो तकनीकी जो थे जिससे हमने उनके ड्रोन को खत्म किए हैं। एक चीज और भी बार बार कही जाती है कि जब भी आप पाकिस्तान का नाम ले तो यह मान के चले कि आपका युद्ध पाकिस्तान से नहीं, असल में चीन से हो रहा है। टेक्नोलॉजी के लेवल पे या हथियारों के स्तर पे पूरी तरीके से चीन पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। ऐसे में भारत के लिए क्या उम्मीदें बची हैं? अगर मान लीजिए इस तरह का वॉरफेयर शुरू होता है, रोबोटिक्स वॉरफेयर, उसमें भारत कहां तक चीन का मुकाबला कर पाएगा? देखिए प्रसून जी, फ्रैंकली मिलिट्री दृष्टिकोण से जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन हमें सिखाती है उसमें आप रोबोट्स को इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ सकते हैं। आप रोबोट्स जो है आपको असिस्ट करेंगे। जहां पे आप हाई एल्टीट्यूड पे उसको रख दीजिए, वहां से वो बिना सांस लिए वो वहां से वो काम करेगा। लेकिन वो जो अधिग्रहण होता है जमीन को, कि जमीनी हक हम जीतते जा रहे हैं, वहां पे ये बहुत ज्यादा कामयाब नहीं होगा। यही बेहद अहम बात कह रहे हैं, जमीनी स्तर पे वह कामयाब नहीं होगा संजीव श्रीवास्तव जी। लेकिन जो परिस्थितियां बन रही हैं, जिस तरीके से एक नए दौर में युद्ध पहुंच रहा है या शक्ति संतुलन नए दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, क्या ट्रंप की जो बदजुबानी है या जो महत्वाकांक्षा है वह अमेरिका बनाम ब्रिक्स देश, जिसमें ब्राजील शामिल है, रसिया शामिल है, इंडिया शामिल है, चाइना शामिल है, साउथ अफ्रीका शामिल है, क्या दुनिया दो ध्रुवी होती जा रही है? संजीव जी। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि एक नए तरीके का पोलराइजेशन पूरे विश्व में चल रहा है। एक तरफ जहां चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया जैसे राष्ट्र एक खेले में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अपने जो एक्सिस्टिंग हेजीमोनी है उसको डिफेंड करने के लिए वो स्वयं से और अपने एलाइज जो नेटो के एलाइज हैं, उसके जो एशियन एलाइज हैं और कुछ पार्टनर्स, जाहिर है कि उसमें भारत शामिल नहीं होगा, तो उसमें इस तरीके का जो पोलराइजेशन दो छोर में होता जा रहा है और ये दुनिया दो धारों में बटी हुई दिखाई देती है। एक नए शीत युद्ध का जो खतरा है वो पूरे विश्व के सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मैं स्पष्ट रूप से देखता हूँ। संजीव जी, अगर इस रोबोटिक्स वॉरफेयर की बात की जाए
तो क्या दुनिया के जितने भी देशों के नाम गिनाए, अमेरिका बनाम रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, क्या इन सब में आपस में कोई मुकाबला इस तरह का हो सकता है या केवल शक्ति दिखा के ही काम चल जाएगा? संजू जी। देखिए, आज के समय में आज की जो वैश्विक परिस्थितियां हैं उसमें जो राष्ट्र हैं वो अपनी अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को, अपने डिफेंस पॉस्चर्स को वो सशक्त और मजबूत दिखाने की हर तरीके की कोशिशें कर रहे हैं, जिसमें एआई काफी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। एआई के जो कैपेबिलिटीज हैं, एआई के जो रिसोर्सेज हैं, वो राष्ट्र लगातार डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो ट्रेंड है, ये जो प्रक्रिया है, आने वाले समय में और अधिक तेज होगी। जिस तरीके से मॉडर्न वॉरफेयर में एआई का, ड्रोन्स का, जो कि एआई बेस्ड है, और अन्य जो वेपन सिस्टम्स हैं उनका भी इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है, ऐसे में एआई का जो प्रमुखता है वो आने वाले जो युद्धों में और आने वाले जो कॉन्फ्लिक्ट्स में और राष्ट्रों की ज्यादा जो रक्षा की जो तैयारियां की जा रही है डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में, वो बढ़ती जाएंगी। युद्ध के मायने बदलेंगे। और जैसा कि झा साहब ने भी बताया, जमीनी स्तर पे अगर आपको बढ़त बनानी है तो मानवीय फौज को आगे करना होगा, नहीं तो आपके रोबोट चाहे जितना आगे चले जाए उसका कोई मायने नहीं निकलेगा। आप दोनों इस खास चर्चा में आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए अपन न्यूज के साथ।